नमस्ते बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप स्वस्थ व सुरक्षित होंगे। आज की इस हिंदी तासिका में आपका स्वागत है। छात्रों, आप सभी मुझसे बहुत अच्छी तरह से परिचित हो, फिर भी मैं आपको अपना परिचय दे दूं। मैं हूँ आपकी हिंदी टीचर रंजना कुशवाहा। बच्चों, चलिए आज हम अपने हिंदी विषय को आगे बढ़ाते हैं। आज हम अपने हिंदी विषय में नए पाठ की तरफ बढ़ते हैं और नए पाठ में हमारा हिंदी सुलभ भारती की दूसरी इकाई का 5वां पाठ है, खेती से आई तब्दीलियां। बच्चों, यह जो पाठ है, इस पाठ के लेखक हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। आप सभी जानते हो कि पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री थे। यह जो आज का हमारा पाठ है, इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी प्यारी बेटी इंदिरा को पत्र के माध्यम से यह बताने की कोशिश की है कि मानव सभ्यता का विकास किस तरह से हुआ होगा। धीरे धीरे मनुष्य ने किस तरह से प्रगति की और आज जो हम देख रहे हैं, आदिम युग से लेकर के आधुनिक युग तक का जो परिवर्तन हुआ है, उसके बारे में उन्होंने पत्र के माध्यम से अपनी प्रिय बेटी इंदिरा को बताया है। छात्रों, जो हमारे स्वतंत्र भारत के सबसे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हैं, उन्होंने इस देश को प्रगति की राह पर लाने के लिए बहुत बहुत प्रयास किया है। वे आधुनिक भारत के लिए काफी प्रयत्नशील रहे हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो हैं, वे एक बहुत ही अच्छे चिंतक, लेखक, बहुत ही अच्छे वक्ता हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद शहर में हुआ। आज इलाहाबाद का नाम प्रयागराज रख दिया गया है। आज इसका नाम बदल चुका है और पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु नई दिल्ली में 27 मई को 1964 में हुई थी। तो चलिए बच्चों, हम अपने पाठ को आगे बढ़ाते हैं। पाठ को आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको बता दूं कि खेती शब्द से आप सभी परिचित हो। खेती अर्थात कृषि होता है। जैसा कि शीर्षक में एक और नया शब्द आपको पढ़ने मिल रहा है, तब्दीलियां। तब्दीलियां का मतलब होता है परिवर्तन, अर्थात खेती के दौरान कौन कौन सी परिवर्तन आए, कौन कौन सी तब्दीलियां आई, इसे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किस प्रकार से अपनी पुत्री को बताया है, यह हम जानते हैं पाठ के माध्यम से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए छात्रों, आप सभी अपनी अपनी पाठ्य पुस्तक पर जरा ध्यान दे दीजिए और पाठ्य पुस्तक में आए हुए शब्दों को ध्यानपूर्वक आप उसका वाचन मेरे साथ साथ में करते जाइए। प्रिय बेटी इंदिरा, अपने पिछले खत में मैंने कामों के अलग अलग किए जाने का कुछ हल बताया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू, वे बहुत बड़े प्रधानमंत्री होने के नाते, देश के नेता होने के कारण वे अपने परिवार को अधिक समय तो दे नहीं सकते थे। इसीलिए वे अपनी पुत्री को पत्र के माध्यम से समय समय पर बहुत सारी जानकारियां दिया करते थे और यही बात उन्होंने इस पत्र में बताई है। तो ये देखिए फिर अभी आगे। बिल्कुल शुरू में जब आदमी सिर्फ शिकार पर गुजर बसर करता था, काम बटे हुए न थे। अब यहाँ पर नेहरू जी ने अपनी बेटी को यह बताया है कि जब आदिम युग में मनुष्य का जो जीवन काल था, उस समय काम किसी भी तरह से बटा हुआ नहीं था। मतलब हर एक व्यक्ति
चाहे वह स्त्री हो या पुरुष हो, सभी को काम करना ही पड़ता था। और इसी तरह से हर कोई काम करता, किसी का कोई काम बटा हुआ नहीं था और उनकी जीविका यूं ही चलती रहती थी। आगे देखिए, हर एक आदमी शिकार करता था और मुश्किल से खाने भर को पाता था। बहुत बड़ी दुविधा थी यह कि हर एक व्यक्ति को शिकार करना पड़ता था। अगर वे शिकार नहीं करेंगे तो उन्हें भूखों ही रहना पड़ जाता था। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को काम करना अनिवार्य था। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मर्दों और औरतों के बीच में काम बंटना शुरू हुआ होगा। मर्द शिकार करता होगा और औरत घर में रहकर बच्चों और पालतू जानवरों की निगरानी करती होगी। अब यहाँ पर नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को यह बताने के लिए यहाँ पर एक अंदाजा लगाया है, एक अनुमान लगाकर उन्होंने बताया है कि पहले तो काम बटे हुए नहीं थे, परंतु जब काम बटा होगा तो कुछ ऐसा हुआ होगा कि जो मर्द अर्थात जो पुरुष होंगे वे शिकार करने के लिए जाते होंगे और जो घर की औरतें यानी स्त्रियां होंगी, महिलाएं होंगी, वे घर में रहकर बच्चों की देखभाल करेंगी और जो उनके पालतू पशु होंगे उनकी वे देखभाल करेंगी। तो इस तरह से उस समय काम का बंटवारा हुआ होगा। ऐसा हुआ ही है, यह कहना संभव नहीं है, यह सिर्फ एक अनुमान के आधार पर उन्होंने बताया है। बढ़ते हैं आगे। जब आदमी ने खेती करना सीखा तो बहुत सी नई नई बातें निकली। अब देखिए, जब आदमी अर्थात जब उसकी थोड़ी बुद्धि का विकास हुआ, मनुष्य की सभ्यता में थोड़ा सा परिवर्तन आ गया। पहले वह शिकार कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे बुद्धि का विकास हुआ तो मनुष्य ने खेती का आरंभ कर दिया, खेती बाड़ी करने लग गया। तो जब वह खेती बाड़ी करने लगा तो उसमें उसे बहुत सारी नई नई बातों को सीखने मिला। अब नई बातों में उसने क्या क्या सीखा होगा, देखिए। पहली बात यह हुई होगी कि काम कई हिस्सों में बट गए। अब देखो, काम का पहले बंटवारा हो गया। अब काम के बंटवारे में किस तरह से हुआ होगा, कुछ लोग शिकार खेलते और कुछ खेती करते और हल चलाते। इस तरह से काम का बंटवारा हो गया। हुआ यह कि जिस तरह से लोग पहले शिकार करते थे तो कुछ लोग शिकार करने लगे। अब शिकार के साथ साथ में कुछ लोगों को खेती करना अच्छा लगने लगा तो वे खेती करने लगे और खेती करेंगे तो हल तो चलाना जरूरी ही है, तो हल भी चलाना वे सीख गए थे। देखिए अब आगे, ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए आदमियों ने नए नए पेशे सीखे और उनमें पक्के हो गए। बहुत अच्छी बात बताई है नेहरू जी ने यहाँ पर। देखिए, जैसे जैसे खेती बाड़ी करते करते मनुष्य का विकास होते चला गया, वह खेती के काम में तरक्की करते चला गया, उसकी प्रगति होने लगी और वह नए नए कामों को सीखता गया। यहाँ पर पेशे शब्द आया है। पेशे का अर्थ होता है नए नए कामों को सीखना अर्थात कार्य। तो नए नए कामों को सीखते चले गए और उसी के साथ में उस काम में वे पूरी तरह से जानकार बन गए, समझदार हो गए। अब जैसे नए नए पेशे कैसे हो गए, पहले खेती करना सीखा, उसके बाद में जो कुम्हार होता है वह मिट्टी के बर्तन से बनाने के लिए जो मिट्टी को उसे घोलना है, दबाना है, उसको आकार देना है, इस तरह से एक कुम्हार का काम जो होता है वह मिट्टी को आकार देने लगा। लोहार अर्थात लोहे के औजार बनाना, लोहे के बर्तन बनाना, इस तरह से लोग हर एक क्षेत्र में अपनी प्रगति करते हुए चले गए और वे अपने काम को पक्का करते गए। ऐसे ही उन्होंने नए नए कार्य सीख लिए। बढ़ते हैं अगले परिच्छेद की तरफ। खेती करने का दूसरा अच्छा नतीजा यह हुआ कि गांव और कस्बे बने।
जब लोग खेती करने लगे तो उसका एक बहुत बढ़िया सा परिणाम मिला उन्हें। अब वो परिणाम क्या हुआ कि गांव और कस्बे बन गए। बच्चों, गांव तो आप सभी जानते हो, कस्बे का मतलब होता है जो गांव से थोड़ा अधिक विकासशील होता है और शहर से कम, अर्थात गांव से थोड़ी बड़ी और शहर से थोड़ी कम छोटी बस्ती, उसे कहा जाता है कस्बे। लोग इनमें आबाद होने लगे अर्थात वहीं पर वे रहने लगे। अर्थात जब खेती उन्होंने शुरू कर दी तो अब खेती बाड़ी करेंगे तो वे जगह जगह पर शिकार करने के लिए जिस तरह से भटका करते थे उस तरह से अब उन्हें भटकने की जरूरत नहीं थी। वे खेती बाड़ी करेंगे तो एक ही जगह पर उन्हें रहना पड़ेगा और इस तरह से गांव कस्बे बनने लग गए थे। खेती के पहले लोग इधर उधर घूमते फिरते थे और शिकार करते थे। जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया कि जब वे खेती नहीं करते थे, शिकार किया करते थे तो खाना बदोश की जिंदगी बिताया करते थे। वे एक जगह पर ठहरे नहीं होते थे। शिकार हर एक जगह मिल जाता था। इसके सिवा उन्हें गायों, बकरियों और अपने दूसरे जानवरों की वजह से इधर उधर घूमना पड़ता था। अब देखिए, आदिम युग में मनुष्य जो था शिकार के लिए खूब भटकता था। अगर उसे शिकार ना मिले तो भूखा रहना पड़ता था। इसके लिए उसे खूब कड़ी मेहनत करनी पड़ती थी, बहुत परिश्रम करना पड़ता था। लेकिन साथ ही साथ में उनके पास कुछ जानवर जो उन्होंने पाले हुए थे, गाय, बकरी, ऊंट जैसे कुछ जानवर उन्होंने पाले हुए थे, तो उन जानवरों को एक ही जगह पर अगर वे ठहरेंगे तो वहां पर कुछ समय तक उन्हें खाने के लिए घास की जो आवश्यकता होती है वह उन्हें मिल जाती। परंतु जब एक समय तक घास खत्म हो जाए तो उसके बाद वे क्या करेंगे? बस यही वजह थी कि आदिम युग में मनुष्य दो बातों से अपनी जगहों को बदलता रहता था। एक तो उसे शिकार आसानी से मिलता नहीं था और दूसरी बात, जो उनके पास पशु थे उन पशुओं का पेट भरने के लिए जिस चारे की आवश्यकता होती थी वह चारा एक निश्चित समय के बाद में खत्म हो जाता, मैदान खाली हो जाते, तो बेचारे पशुओं का पेट कैसे भरेगा? बस इस वजह से वे यहाँ वहां घुमा फिरा करते थे। देखिए अब आगे, इन जानवरों के चराने के लिए चरागाहों की जरूरत थी। चरागाह का मतलब होता है जानवरों के चरने की जगह, जहां पर जानवरों को चराने के लिए हरी हरी घास खड़ी होती है, उस जगह को चरागाह कहा जाता है। तो बच्चों, आदिम युग का जो मनुष्य था वह दो वजहों से घूमा करता था। तो चरागाह की जो घास होती थी वह भी एक समय पर खत्म हो जाया करती थी। तो उनकी इसी दो वजहों के कारण कि एक शिकार का मिलना मुश्किल और दूसरा जो पालतू पशु है उनका पेट भरने के लिए जो उन्हें उपयुक्त और जरूरत के हिसाब से जो घास उन्हें चाहिए थी वह उन्हें मिल नहीं पाती थी। आगे देखिए, एक जगह कुछ दिनों तक चरने के बाद जमीन में जानवरों के लिए काफी घास पैदा नहीं होती थी और सारी जाति को दूसरी जगह जाना पड़ता था। सारी जाति का अर्थ हुआ यहाँ पर कि मनुष्य और उनके साथ में जो उनके पालतू प्राणी थे, पालतू पशु थे, उन सभी को एक जगह से दूसरी जगह पर जाना आवश्यक हो जाता था। बढ़ते हैं अगले परिच्छेद की ओर। जब लोगों को खेती करना आ गया तो उनका जमीन के पास रहना जरूरी हो गया। अब ये तो जाहिर सी बात है कि जब खेती बाड़ी करेंगे तो हमें वहीं पर रहना पड़ेगा और मानव सभ्यता का यहाँ से विकास शुरू हो गया। अर्थात जब मनुष्य ने खेती सीख ली तो अब उसे खेती के जो भी काम है, खेती के काम कोई
इतने नाजुक से काम नहीं होते, काफी मेहनत वाला और बहुत ही परिश्रम वाला काम होता है और बहुत सारा काम होता है। तो उसके लिए तो उन्हें एक जगह पर ठहरना ही है, तो वे ठहर गए। जमीन को जोत बोकर वे छोड़ नहीं सकते थे। अब ऐसा तो नहीं कि भाई खेती तो हम कर रहे हैं और उसे यूं ही जोत करके उसमें बीज बो दिए और छोड़ करके हम चले जाएं। अगर ऐसा कर देंगे तो यह खेती किसके लिए हो रही है? तो इस वजह से जो मनुष्य था उस समय, वह खेती बाड़ी करने के साथ साथ में एक ही जगह पर रुकने लग गया। अब उसे खाना बदोश की जिंदगी गुजारने की जरूरत नहीं थी। देखिए, उन्हें साल भर तक लगातार खेती का काम लगा ही रहता था और इस तरह गांव और शहर बन गए। अब जब खेती में काम करेंगे, एक ही जगह पर ठहरेंगे और खूब मेहनत करके फसल को जब तैयार करेंगे, तो मनुष्य जो है लगातार खूब मेहनत करने लगा और मेहनत करते करते वह अपने गांवों का विस्तार करने लगा और गांव जो है शहर में परिवर्तित होने लग गए। अगला परिच्छेद देखिए। दूसरी बड़ी बात जो खेती से पैदा हुई वह यह थी कि आदमी की जिंदगी ज्यादा आराम से कटने लगी। अब खेती का एक सबसे बड़ा उन्हें जो लाभ पहुंचा मनुष्य को, वह क्या था कि सबसे आराम से वह एक ही जगह पर अपना जीवन बिताने लगा। अर्थात जिस तरह से मनुष्य को शिकार के लिए दर दर भटकना पड़ रहा था, अब उसे भटकने की आवश्यकता नहीं है और वह खेती बाड़ी करके एक ही जगह पर आराम से अपनी जिंदगी गुजर बसर करने लगा। खेती से जमीन में अनाज पैदा करना सारे दिन शिकार खेलने से कहीं ज्यादा आसान था। देखिए बच्चों, अब यहाँ पर मनुष्य के लिए खेती में काम करना शिकार करने की अपेक्षा बहुत ही ज्यादा आसान कार्य बन गया था। अब शिकार करने के लिए भटकना है और उसमें दूसरे जो खूंखार जानवर होते थे, जो बहुत ही ज्यादा डेंजर जिसे आप कहते हो, ऐसे जो जानवर होते थे, हमला कर दे तो उनके प्राण तो वहीं पर चले जाएंगे और खेती बाड़ी में उन्हें किसी तरह के किसी भी जानवर का भय नहीं था। इसके सिवा जमीन में अनाज भी इतना पैदा होता था जितना वे एकदम खा नहीं सकते थे। इसे वे सुरक्षित रखते थे। अब देखिए, खेती करते समय मनुष्य में एक बहुत अच्छी बात देखने को मिली कि मनुष्य बिल्कुल भी आलसी नहीं था। खूब मेहनत करता, खूब परिश्रम करता और उसके परिश्रम करने का परिणाम यह हुआ कि जो फसल वह उगाया करता, वह फसल इतनी अधिक मात्रा में पैदा होता, इतनी ज्यादा अनाज की उसमें मतलब बढ़ोतरी होती चली गई, मात्रा बढ़ गई कि वह जितना खा पाए उससे कहीं गुना अधिक जो अनाज था उनके पास बच जाता था और वह अनाज वे सुरक्षित संभाल कर रख लिया करते थे। अब बच्चों देखो, यहाँ पर हमें दो बातें समझ में आती हैं। अगर मनुष्य शिकार करता है तो शिकार को तो वह संभाल करके रख नहीं सकता, लेकिन खेती बाड़ी करने से जो अनाज उत्पन्न होता है उस अनाज को वह अतिरिक्त बच जाने पर उसे संभाल कर रख लेता है। तो इस तरह से खेती के कार्य में मनुष्य विकास करता चला गया। बढ़ते हैं अगले परिच्छेद पर। एक और मजे की बात सुनो। जब आदमी निपट शिकारी था तो वह कुछ जमा न कर सकता था या कर भी सकता था तो बहुत कम, किसी तरह पेट भर लेता था। देखिए बच्चों, अब क्या है कि जब मनुष्य खेती बाड़ी नहीं करता था, सिर्फ मात्र शिकारी ही था वह। निपट का मतलब होता है केवल एकदम
सिर्फ शिकारी ही था और शिकार के अलावा उसे कोई काम धाम आता ही नहीं था। तो उस समय मनुष्य तो जो कुछ भी शिकार करता था वह उसको बचा नहीं सकता था। अगर मांस वगैरह अगर वो बचाएगा शिकार करने के बाद, तो सोचिए वह कितने समय तक सुरक्षित रहेगा। वह सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, उसमें कीड़े आ जाएंगे, जंतु लग जाएंगे। परंतु जो अनाज होता था वह काफी मात्रा में उत्पन्न होने के बाद भी सुरक्षित रखना आसान हो गया था। देखिए अब आगे, उसके पास बैंक न थे जहां वह अपने रुपए व दूसरी चीजें रख सकता। बच्चों, आदिम युग में बैंक की कोई व्यवस्था नहीं थी। जिस तरह से आज के आधुनिक युग में हम सभी अपनी जो जमा पूंजी होती है, जितनी हमें आवश्यकता होती है उतनी पूंजी हम अपने काम में लगाते हैं, लेकिन जो हमारे पास अतिरिक्त गहने, रुपए, पैसे जो भी होते हैं हम उन्हें बैंक में रख देते हैं। तो उस समय कोई बैंक वगैरह तो था नहीं, और उस समय बैंक वगैरह न होने की वजह से मनुष्य के पास रुपया पैसा भी तो नहीं था। तो जब रुपया पैसा भी नहीं, बैंक भी नहीं, तो वो बचाते क्या? खेती, उसे तो अपना पेट भरने के लिए रोज शिकार खेलना पड़ता था। खेती से उसे एक फसल में जरूरत से ज्यादा मिल जाता था। अब देखिए, मनुष्य आदिम युग में रोज हर दिन वह शिकार करता और अपना पालन पोषण करता, परंतु खेती करने से क्या हुआ कि अब वह बहुत सारी मेहनत करके फसल तैयार करता और साथ ही साथ में जो अतिरिक्त अनाज होता उसे सुरक्षित बचा लेता था। अर्थात इस तरह से उसने बचत करना भी सीख लिया। अतिरिक्त खाने को वह जमा कर देता था। इस तरह लोगों ने अतिरिक्त अनाज जमा करना शुरू किया। लोगों के पास अतिरिक्त अनाज इसलिए हो जाता था कि वह उससे कुछ ज्यादा मेहनत करते थे जितना सिर्फ पेट भरने के लिए जरूरी था। अब मनुष्य ने क्या किया? खेती में उसे बहुत मजा आने लगा। शिकार करने में तो थक जाता था बेचारा, शिकार करता और उसमें थक भी जाता और कई बार तो शिकार मिलता ही नहीं था, और जब शिकार नहीं मिलता तो भूखा ही रहना पड़ता था। परंतु जैसे जैसे कृषि का विकास उसने किया, खेती बाड़ी करता गया, तो खेती बाड़ी करने में उसे इतना परिश्रम वह लगा देते थे कि जरूरत से ज्यादा फसल में अनाज तैयार हो जाता और उस अतिरिक्त अनाज को वह इकट्ठा करने लगा, सुरक्षित रूप से उसे जमा करने लग गया। देखते हैं अगले परिचित को। तुम्हें मालूम है कि आजकल बैंक खुले हुए हैं जहां लोग रुपए जमा करते हैं और चेक लिख कर निकाल सकते हैं। देखिए बच्चों, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा को यहाँ पर एक बहुत अच्छी बात बताई है कि आज के जमाने में हम क्या करते हैं, जो हमारे पास अतिरिक्त रुपया पैसा होता है हम उसे बैंक में सुरक्षित रख देते हैं, और बैंक में से जब हमें आवश्यकता होती है तब हम अपने इन पैसों को उपयोग में लाने के लिए चेक द्वारा निकाल सकते हैं, यानी विड्रॉ कर सकते हैं। तो इस तरह से ऐसी सुविधा पहले नहीं थी, परंतु आज के आधुनिक युग में बैंक की सुविधा हो गई है और काफी सारे बैंकों की संख्या से आप सभी भी परिचित हो। चलिए बढ़ते आगे। यह रुपया कहां से आता है? अगर तुम गौर करो तो तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया है, यानी ऐसा रुपया जिसे लोगों को एक बार ही खर्च करने की जरूरत नहीं है, इसे वे बैंक में रखते हैं। तो बच्चों, जो हम लोग रुपया पैसा कमाते हैं, हम सभी काम धाम करते हैं, काफी मेहनत करते हैं। हर एक व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार
किसी न किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ है और वह अपने उसी क्षेत्र में खुद की प्रगति करता जा रहा है और जो जितनी मेहनत करेगा उसे उतना धन भी प्राप्त होगा। तो इस तरह से मनुष्य आज के युग में जो रुपया पैसा हमारे पास आता है वह कहाँ से आता है? हम मेहनत करेंगे तो हमारे पास पैसा आता है और यह जो पैसा होता है इसे हम अतिरिक्त रुपया कहते हैं। अतिरिक्त रुपया क्यों कहते हैं इसे? क्योंकि जो कुछ भी हम कमाते हैं उस कमाई हुई रकम को हम एक ही बार में खर्च नहीं करते हैं। हमें जितनी जरूरत होती है हम उतना ही पैसा खर्च करते हैं और जो पैसा हमारा बच गया उसे हम बैंक में जमा कर देते हैं। तो इस तरह से हमारा जो अतिरिक्त रुपया होता है वह बैंक में हिफाजत से रखा हुआ होता है। बढ़ते हैं अब आगे। वही लोग मालदार हैं जिनके पास बहुत सा अतिरिक्त रुपया है और जिनके पास कुछ नहीं वे गरीब हैं। आज हम लोग अमीरी और गरीबी में अंतर कैसे करते हैं? आज के समय में हम उसी को अमीर कहते हैं जिसके पास ढेर सारी संपत्ति है, जिसके पास ढेर सारा रुपया पैसा है। यहाँ पर एक नया शब्द है बच्चों, मालदार अर्थात अमीर व्यक्ति। तो हम अमीर उसी को कहेंगे जिसके पास बहुत सारा पैसा होता है, परंतु जिसके पास रुपया पैसा कम होता है वह हम लोगों की नजर में गरीब होता है। आगे तुम्हें मालूम होगा कि यह अतिरिक्त रुपया आता कहां से है। इसका सबब यह नहीं है कि आदमी दूसरे से ज्यादा काम करता है और ज्यादा कमाता है, बल्कि आजकल जो आदमी बिल्कुल काम नहीं करता उसके पास तो बचत होती है और जो पसीना बहाता है उसे खाली हाथ रहना पड़ता है। अब देखिए बच्चों, जैसा कि हम लोग आज गरीबी और अमीरी के मापदंड को नापते हैं कि जिसके पास पैसा है वो बहुत बड़ा इंसान है, अमीर है, धनवान है, और जिसके पास कुछ नहीं है वो बहुत ही गरीब है। लेकिन हर व्यक्ति मेहनत करके रुपया पैसा नहीं कमाता। हर एक व्यक्ति के पास रुपया पैसा होता भी नहीं है। लेकिन जो अमीर होते हैं उनमें कुछ लोग बहुत ज्यादा भ्रष्टाचारी भी होते हैं। क्या होता है कि कुछ लोग भ्रष्ट होने की वजह से वे करप्शन के द्वारा, भ्रष्टाचार के द्वारा बहुत सारा धन कमा तो लेते हैं, लेकिन दुनिया की नजरों में वे सिर्फ मात्र अमीर होते हैं। हम जानकर भी उनके विरुद्ध कुछ कह नहीं पाते हैं। तो इस तरह से कुछ लोगों के पास जरूरत से अधिक रुपया इस तरह से आता है और कुछ लोग खूब मेहनत करते हैं, बड़ी परिश्रम मेहनत करने के बाद भी उनके पल्ले कुछ पैसा पड़ता नहीं है। तो ऐसे लोग भी जो खाली हाथ ही रह जाते हैं, खूब मेहनत करने के बाद भी उनके पास कुछ रहता नहीं है। आगे देखिए, कितना बुरा इंतजाम है। अब कुछ लोग अधिक धनवान हैं, यानी कि उनके पास अतिरिक्त पैसा इतना ज्यादा अतिरिक्त है कि हम उन्हें मालदार कहते हैं, अमीर कहते हैं। लेकिन यह तो आवश्यक नहीं है कि उन्होंने जितना रुपया पैसा कमाया है वह उनके मेहनत का ही परिणाम होगा, परंतु जो खूब मेहनत करते हमें मजदूर वगैरह दिखाई देते हैं, कहीं कोई इमारत बन रही है, बिल्डिंग बन रही है, कोई सड़क पर पत्थर तोड़ रहा है, तो इसमें जो काम करने वाले मजदूर लगे होते हैं आप उन्हें देख लीजिए, वो इतनी कड़ी मेहनत करते हैं। तो कड़ी मेहनत करने वालों के पास पैसे होने चाहिए, परंतु इनके पास नहीं होते और हम इन्हें गरीब कहते हैं। तो यह सब क्यों है? क्योंकि इंतजाम बुरा है, अर्थात हमारा सिस्टम जो है कुछ ऐसा हो जाता है कि हम अमीरों को ज्यादा तवज्जो देते हैं, उन्हें बहुत ही ज्यादा मान सम्मान देने लग जाते हैं। बढ़ते हैं आगे। बहुत से लोग समझते हैं कि इसी
बुरे इंतजाम के कारण दुनिया में आजकल इतने गरीब आदमी हैं। अर्थात कुछ लोग जो गरीब हमें दिखाई देते हैं, बुरा इंतजाम होने के कारण ही हमें दिखाई देते हैं। जरा सोचिए बच्चों, जो लोग काफी मेहनत कर रहे हैं उन्हें उनकी मेहनत के अनुसार उनका पारिश्रमिक तो मिलना चाहिए कि नहीं, उतने रुपए पैसे मिलने चाहिए। परंतु हम देखते हैं कि दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कुछ काम धाम करते ही नहीं है, लेकिन फिर भी उनके पास ढेर सारा रुपया पैसा होता है। तो यह गलत इंतजाम का ही परिणाम है। अभी शायद तुम यह बात समझ न सको, इसलिए इसमें सिर न खपाओ। थोड़े दिनों में तुम इसे समझने लगोगी। बच्चों, नेहरू जी ने अपनी बेटी इंदिरा को यहाँ पर लिखा है कि यह जो दुनियादारी है इसे तुम अभी छोटी उम्र में नहीं समझ पाओगी, इसलिए इसमें ज्यादा सिर न खपाओ। सिर न खपाओ यह एक मुहावरा है, अर्थात बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाओ, क्योंकि धीरे धीरे समय आएगा, जैसे जैसे तुम बड़ी होती जाओगी यह सारी बातें समझ जाओगी। बढ़ते हैं अब आगे। इस वक्त तो तुम्हें इतना ही जानना पर्याप्त है कि खेती से आदमी को उससे ज्यादा खाना मिलने लगा जितना वह खा नहीं सकता था या जमा कर लिया जाता था। देखिए बच्चों, अब आपको यहाँ पर यह बात अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी कि आदिम युग में मनुष्य शिकार के करने के बाद में जो कुछ पाता था उससे अपना भरण पोषण कर रहा था, परंतु जैसे जैसे उसकी बुद्धि का विकास हुआ वैसे वैसे उसकी सभ्यता का भी विकास होते गया और मनुष्य जो है अपने बुद्धि के बल पर कृषि में अपने आप को पूरी तरह से परिश्रम करते हुए उसमें झोंक देता है। और इस तरह से अब यहाँ पर नेहरू जी ने इंदिरा जी को यह बताया कि अब सिर्फ तुम्हें यह जानना है कि मनुष्य खेती के कार्य से अपनी प्रगति करने लगा और उसमें प्रगति करते हुए आगे बढ़ते गया और जो कुछ भी वह अपने पास अधिक धन पा लेता था वह उसे सुरक्षित रखने लग गया। उस जमाने में न रुपए थे न बैंक। जिनके पास बहुत सी गायें, भेड़ें, ऊंट या अनाज होता था वे ही अमीर कहलाते थे। अब देखो, मनुष्य ने मेहनत की जब खेती बाड़ी करके तो उसमें वह इतना सारा अनाज पैदा कर लेता था कि एक ही दिन में सारा अनाज खा लेते। उसने सुरक्षित कर दिया और सुरक्षित रख करके वह उसे संभाल करके जमा करके रख करके यह बताता था कि वह आने वाले समय में इसका उपयोग कर लेगा। उस समय जब मनुष्य में यह सभ्यता आई कि वह खेती करके अपने आप को बहुत ही आगे ले जाए, तो पता है बच्चों, उस समय कोई बैंक नहीं थे जिसमें वह अनाज को बेचे और उससे रुपए जो बदले में मिलेंगे उसे बैंक में जमा कर दे। तो इस तरह की कोई सुविधा उस समय तो थी नहीं, लेकिन अनाज को तो वह सुरक्षित रख लेता था। और उस समय जो लोग अमीर होते थे, उस समय अमीर लोगों की पहचान कैसे होती थी? वो इस तरह से जिसके पास जितने ज्यादा पशु होंगे, मतलब जिसके पास गाय, भेड़ें, ऊंट आदि पशु जिनके पास जितने ज्यादा होंगे वह इंसान गरीब है, अमीर है। और जो आदमी कम पशु रखता है, कम खेतीबाड़ी होती है, वह गरीब कहलाता था। तो इस तरह से बच्चों, जो अमीर और गरीब होते थे उनका इस तरह से अंतर उस समय किया जाने लगा कि जो अधिक पशु रखता है वह अमीर है और जिसके पास कम पशु है वह व्यक्ति गरीब है। तो बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने यह सीखा कि आधुनिक भारत को जिस तरह से आज हम इस रूप में जो देख रहे हैं, आदिम युग से लेकर के आज तक में हुए अंतर में
क्या फर्क है, क्या परिवर्तन आया, क्या बदलाव आया, यह हमने इस पाठ में सीखा। और साथ ही साथ में हमने उस समय जो अमीरी और गरीबी का मापदंड था उसे नेहरू जी ने यहाँ पर किस तरह से प्रस्तुत किया। तो बच्चों, यह पाठ जो कि एक पत्र के रूप में था, हमने यहाँ पर पूर्ण किया है। धन्यवाद।